जिस भी कंपनी में आप बीम के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपसे पूछते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फिक्स क्वेश्चंस या फिर फिक्स टॉपिक बोल सकते हो कि हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछना एक मीन्स एकदम फिक्स है कि आपसे पूछा ही जाएगा। आज हम लोग उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो जनरली आप सभी से पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरव्यू से रिलेटेड, कि हम इंटरव्यू को कैसे क्रैक कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे कि आपको एक तो मैंने बताया था जो आपको याद होगा कि बेसिक्स इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, बट टेक्निकल में स्पेशली बीआईएम से रिलेटेड क्या कंपनियां पूछ सकती है। आज का हमारा टॉपिक वो है कि बीआईएम से रिलेटेड क्या कंपनी हमसे पूछ सकती है, उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर इस क्वेश्चंस को आप फिक्स अच्छे से तैयार किए तो फिक्स मानिए कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन हर एक इंटरव्यू का क्लियर हो जाएगा, मतलब वो पूछा ही जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। 2 से 3 क्वेश्चन लिख के ले लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे, और जिसको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप समझिए कि इंटरव्यू का 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और उसमें देखते हैं। आप में से कई लोग, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोग इसमें से रैबिट आर्किटेक्चर ग्रुप से है, कुछ लोग बीएम ग्रुप से है, बट क्वेश्चन सबके लिए सेम ही रहता है इस इंपॉर्टेंस, क्योंकि बीम का इंटरव्यू तो सबको क्रैक करना है। तो बीम के इंटरव्यू के लिए ध्यान से समझिए, सुनिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा, मेरी बात मानिए तो। क्यों? क्योंकि अब तक में जितने इंटरव्यू हुए हैं कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं हुआ जिसमें से इसमें से 3-4 क्वेश्चन ना पूछे गए हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनमें हमें क्या आंसर्स करने हैं। मतलब सिर्फ क्वेश्चन नहीं, आंसर भी समझना पड़ेगा ना कि क्या क्या आंसर्स करने हैं हमें। सभी लोग कंसंट्रेट हो जाएंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि शायद तुरंत तो मैं नहीं बोल सकता, बट फ्यूचर में आपको रियलाइज होगा कि यार बहुत से क्वेश्चंस तो यहीं से आ गए। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे बनता है, ठीक है, वो कोई भी आप लोगों का जो मैंने मॉक भी लिया होगा उसमें भी क्वेश्चन आए होंगे इसमें से। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो भी मॉक इंटरव्यू होंगे थोड़े टफ होंगे। क्यों? क्योंकि आज वो सारे क्वेश्चंस बता दे रहे हैं जिससे अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपसे बड़े लेवल के क्वेश्चंस पूछने की, ठीक है। अभी तक आपसे क्या होता था, एकदम बेसिक्स इंटरव्यू होता था, रीज़न कि अभी आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब अच्छे क्वेश्चंस नहीं आए थे आपके पास। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज बीआईएम, या फिर एंड हाउ डज इट वर्क, कैसे बीआईएम वर्क करता है और क्या है बीआईएम, या फिर बोलते हैं व्हाट इज बीआईएम वर्कफ्लो। आप लोग याद करें तो लास्ट मॉक में मैंने किसी न किसी से क्वेश्चन जरूर पूछा होगा, तो इसका आंसर्स क्या दे सकते हो गाइस। तो इसका एक बेहतरीन आंसर होता है कि बीआईएम स्टैंड फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, विच इज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग or structures. BEAM works by creating a 3D model that include various data point. यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है various data point, जैसे कि such as dimensions. BEAM में हमें क्या दिखाना चाहिए, dimensions जरूर से जरूर दिखाने चाहिए, ठीक है। तो ये एक important की होता है dimensions। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइस, मटेरियल्स के बारे में जरूर एक्सप्लेन करना होता है कि हम कौन कौन सा मटेरियल लगा रहे हैं, एंड कॉस्टिंग। तो कोई भी बीम का प्रोजेक्ट है, अगर उसमें मटेरियल असाइन नहीं है, कॉस्ट आपने नहीं इंक्लूड किया है और डायमेंशन नहीं दिया, मतलब आपने उसकी डेप्थ डिटेलिंग्स नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना होता है। तीसरी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि बीआईएम हेल्प्स स्टेक होल्डर मतलब आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमईपी वाले इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टू कोलेबरेट मतलब मिल सके इफिशिएंटली एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन, तीनों मिल के एक सही डिसीजन ले सके कि यहाँ पर कॉलम रखने में कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर ये एलिवेशन बनाने में कोई समस्या नहीं है, या फिर यहाँ पर डक्टिंग करने में कोई समस्या नहीं है, तीनों डिसिप्लिन के लोग। तो अगर आप एक साथ बताएं तो बहुत सुपर होगा। पहला, BIM स्टैंड फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, विच इज द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन of structures. BEAM works by creating a 3D model that includes various data points such as dimensions, building materials and cost.
बीम हेल्प्स स्टेक होल्डर्स इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टू कोलेबरेट इफिशिएंटली एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। इतना बता देंगे ना तो आप समझिए कि एक पर्याप्त डिफिनीशन हो जाती है बीआईएम की, और क्या बीआईएम का काम होता है वो भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, दूसरा एक फिक्स क्वेश्चन है जो कि पूछा ही जाएगा आपसे गाइस, कोई भी इंसान चाहता है आज के टाइम में जो भी कर रहा है उसका एडवांटेज क्या मिलेगा। तो कंपनी आपसे पूछती है कि ये बताइए बीम के एडवांटेज क्या क्या है। तो एडवांटेज तो ऐसे बहुत ढेर सारे हैं गाइस, बट तुरंत इंटरव्यू बताने के लिए 3-4 पॉइंट रखने चाहिए आपके पास। तो पहला पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं कि बीम इनहेंस कोलेबरेशंस, बीम इनहेंस कोलेबरेशंस अमॉन्ग द स्टेक होल्डर। कोलेबरेशन मतलब क्या होता है गाइस, एक दूसरे से मिलजुल के काम करना। स्टेक होल्डर मतलब कौन कौन से, आर्किटेक्चर वाले, स्ट्रक्चर वाले और एमईपी वाले, इन सभी से इजिली मिल के आप वर्क कर सकते हैं इस बीम कोलेबरेशन के थ्रू। दूसरा बेनिफिट, बीम रिड्यूस द एरर्स एंड ओमिशंस इन द प्रोजेक्ट। बीम कमियों को और गलतियों को ठीक करता है, मतलब कम करता है एक तरीके से। स्वाभाविक सी बात है, आप जो फ्यूचर में करने वाले हो अगर वो अभी से दिख रहा है और उसको आप प्रॉपर एक एक एक्सेस को देख के चेक कर पा रहे हो तो बहुत इजी हो जाता है कि आप उसकी गलतियों को अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बीम रिड्यूस कर देता है सारी गलतियों को। नेक्स्ट इज बीम सर ओमिशन, सर व्हाट इज ओमिशंस? त्रुटि, त्रुटि, एरर, अच्छा, एरर एंड ओमिशंस। यस। ठीक है, उसमें भी त्रुटि या गलतियां हो उनको रिमूव कर देता है। बीम सेव्स कॉस्ट एंड टाइम बाय आइडेंटिफाइंग इश्यूज इन द डिजाइन फेसेस। बीम क्या करता है, सेव करता है कॉस्ट को और टाइम को। अब लोग सर टाइम कैसे सेव करता है बीम, टाइम ऐसे सेव करता है गाइस कि आपको फ्यूचर में क्या बनाना है, पहले क्या बनाना है फुटिंग, फिर क्या बनाना है कॉलम, फिर ये आपने पहले से बता रखा है। तो क्या हो गया, सोचना नहीं है 5 दिन बाद कि यार अब क्या करूँ इसके अंदर, अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ, भाई सब कुछ फिक्स है, इतने दिन के बाद ये होगा, इतने दिन के बाद ये होगा। कॉस्ट कैसे बचता है गैस, आपको पता है कि इस काम को करने के लिए इतना मटेरियल लगेगा, तो वेस्टेज तो आपका बहुत ही कम हो गया, पहली चीज़। दूसरा चीज़, कितने कम मटेरियल से एलिवेशन का काम हो जाएगा आपको पहले से पता है, तो एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी आपके नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप पैसे बचा रहे हो, कॉस्ट आपकी कम हो रही है और टाइम भी सेव हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज बीम इम्प्रूव्स द एक्यूरेसीज एंड क्वालिटीज ऑफ प्रोजेक्ट। क्या करता है गाइस, ठीक है, आप सोचिए ना, आपका एक घर है जिसको आप डिज़ाइन की मदद से कर रहे हो, एक प्रॉपर बीम मॉडल की मदद से कर रहे हो, और एक घर है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन से कि चलो यहाँ पर ये बना दिया, यहाँ पर जैसे हम लोग पुराने घर, आपके जो भी पुराने घर होंगे आप देखते होंगे उसमें 10 से 15 अलग अलग कमियाँ आपको ज़रूर दिखती होंगी। वो रीज़न क्या था गाइस, वो रीज़न ये था कि उसमें कोई भी बीम मॉडल तो था नहीं, वो जस्ट एक इमेजिनेशन होता था कि यार इनको एक बेडरूम की ज़रूरत है, चलो पीछे बना दिया। बाद पता चला किचन तो बनाया ही नहीं, तो किचन कहाँ बनाया, बाथरूम के बगल में जगह बचा, चलो वहाँ बना दो। तो इस तरह से बहुत से प्रॉब्लम हो जाती थी। अगर आप बीम इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आप पहले से देख पा रहे हो बाथरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए और कैसा दिखेगा, उसका एलिवेशंस, उसके मटेरियल्स, टाइल्स कितने हाइट पर लगेंगी, उसमें नल का टैप कितने हाइट पर लगेगा, जो चिमनी है कितने हाइट पर लगेगी, मीन्स हर तरीके की डिटेलिंग्स आप बीम के माध्यम से कर पा रहे हो। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला गाइस, व्हाट इज बीआईएम और हाउ डज इट वर्क। दूसरा, व्हाट आर द एडवांटेज यूजिंग बीआईएम। अभी आप लोग से मैं पूछूंगा, अगर किसी ने भी इंटरव्यू दिया होगा इसमें से क्वेश्चन जरूर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ बीम मैच्योरिटीज। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ बीम मैच्योरिटीज। बीम में डिफरेंट लेवल ऑफ मैच्योरिटीज होता है, जितना डेप्थ जाओगे उतनी ज़्यादा मैच्योरिटीज होती है। जैसे कि लेवल 0, तो लेवल 0 क्या है गाइस, नो कोलेब्रेशंस। लेवल 0 मतलब कोई कोलेब्रेशंस नहीं हुआ, एंड नॉट यूज ऑफ डिजिटल मॉडल, कोई भी मॉडल यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नो कोलेब्रेशन एंड नो यूज ऑफ डिजिटल मॉडल। आपने क्या किया, आपने अपने घर पे जैसे होता है ना कि एक 3D बनवा लिया किसी से, बस हो गया। दूसरा लेवल 1 होता है। लेवल 1 मतलब एक डिजिटल मॉडल आपने रेविट के ऊपर बनवाया, स्केचअप के ऊपर बनाया, यूज फॉर विजुलाइजेशन कि हमारा बेडरूम कैसे दिखेगा, गेट कैसे दिखेगा, रेलिंग कैसे दिखेगा। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, तो ये हो गया लेवल 1। तो
तो अभी जो आप काम कर रहे हो लेवल 1 में ही कर रहे हो गाइस, ठीक है। आप विजुलाइज कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो। इससे पहले क्या था, बस एक इंट्रोडक्शन था कि कोलेब्रेशन से कोई मतलब नहीं है, बस एक फिक्स कर लिया कि हाँ ये यहाँ ये यहाँ यहाँ रखेंगे। इसके बाद जो आप करोगे वो क्या करोगे, लेवल 2 का वर्क करोगे, जिसमें कोलेब्रेशंस थ्रू द कॉमन डाटा इन्वायरमेंट CDE। कभी कभी लोग पूछते थे व्हाट इज CDE, तो कॉमन डाटा इन्वायरमेंट। तो आपका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा कोलेबरेट करना, आर्किटेक्चर की फाइल को स्ट्रक्चर्स में ले जाना, इसको बोलते हैं कोलेब्रेशंस। और उसके बाद तीसरा जो लेवल होगा, जो कि आप कंपनीज में वर्क करेंगे तब आपको मिलेगा, लेवल 3, जिसमें फुल इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट थ्रू द सिंगल शेयर्ड मॉडल। यानी आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, कोई और है जो अपने घर पे बैठा हुआ है, सभी लोग एक ही मॉडल पर विद द हेल्प ऑफ BIM 360 कनेक्ट हैं। BIM 360 मतलब क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्लाउड बेस्ड आप सब कनेक्टेड है। एक फाइल में दूंगा जो कि सेंट्रल फाइल रहेगी, उसमें मैं असाइन कर दूंगा कि आपको कितना परमिशन है काम करने की, जो भी हेड रहेगा वो असाइन कर देगा, और फिर उतने पर आप काम कर पाओगे। तो उससे बोलते हैं क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको आप BIM 360 के नाम से जानते हो, जो कि लेवल 3 के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। तो समझ गए। जब कभी आपसे पूछे कोई डिफरेंट लेवल ऑफ बीम मैच्योरिटीज बताओ, तो बताना लेवल 0 मीन्स नो कोलेब्रेशंस, नो यूज ऑफ डिजिटल मॉडल्स, पहली चीज। दूसरा लेवल 1 जो हम लोग कर रहे हैं, डिजिटल मॉडल यूज फॉर विजुअलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। याद रखना ये आपसे पूछा जाएगा आने वाले दिनों में, ठीक है। उसके बाद लेवल 2, जिसमें कोलेब्रेशंस थ्रू द कॉमन डाटा इन्वायरमेंट, कोलेब्रेशंस थ्रू द कॉमन डाटा इन्वायरमेंट। और उसके बाद होता है गाइस लेवल 3, जिसमें फुल इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट थ्रू सिंगल शेयर्ड मॉडल, फुल इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट थ्रू द सिंगल शेयर्ड मॉडल। ये हो गया लेवल ऑफ मैच्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और ये बोलिए कि स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है, ठीक है, चाहे आप गूगल करेंगे तो भी मिलेगा। व्हाट इज BEP एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन BIM। पहले तो होता क्या है, ठीक है। जैसे आप लोग को मैं बोला कि यार आप लोग बीम सीख रहे हो, आप लोग सर मैं बीम जैसे कोई चीज़ तो कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो रेविट पर काम आप है मैं वो करता चला जा रहा हूँ। तो बीम क्या है, तो बीम का मतलब होता है, बीम पर वर्क करने का मतलब होता है गाइस वो काम जो BEP के अकॉर्डिंग हो। आप लोग सर BEP क्या होता है, तो समझो इसको। BEP स्टैंड फॉर बीम एग्जीक्यूशन प्लान, इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस, क्या करता है वो, दैट आउटलाइंस द बीम रिक्वायरमेंट्स, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट हो उसको एक फिक्स करता है कि भाई सामने वाले की ये रिक्वायरमेंट है, एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन क्या है और रिक्वायरमेंट, सॉरी एक्सपेक्टेशंस क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है गाइस। उस लिस्ट को BEP बोलते हैं। जैसे आप किताब लिखते हो ना, तो किताब में आप देखते होगे शुरू में ही इंडेक्स रहता है। इंडेक्स में क्या मिलता है गाइस, कि इस पेज पर क्या मिलेगा, इस पेज पर क्या मिलेगा, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि मैं इस बुक को पढ़ के क्या पाऊंगा। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इंडेक्स देख लेते हैं, और एक कंक्लूजन रहता है, ठीक है। क्या रहता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या रहता है, एग्जैक्टली उस बुक की पूरी समरी रहती है। उसी तरीके से बीम की एक रिक्वायरमेंट लिखी जाती है क्लाइंट से डिस्कस करके। सपोज आप मेरे क्लाइंट हैं, मैंने आपसे पूछा कि आप क्या बनाना चाहते हो, तो आपने बोला सर मैं एक मैरिज ब्यूरो, गार्डन मैरिज, या फिर जो भी मंगल कार्यालय जो भी आप बोलते हो अलग अलग नाम से, जहाँ शादियाँ होती हैं बेसिकली, तो ऐसा मैं एक तैयार करता लॉन्च तैयार करना चाहता हूँ और वो बहुत ही एडवांस हो। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हो गई, ठीक है, कि मैं ऐसा तैयार करना चाहता हूँ। अब आपने बता दिया कि सर मैं उसमें स्विमिंग पूल चाहता हूँ, उसमें फाउंटेन चाहता हूँ, ऐसे जब मैरिज होता है ऐसे ऐसे फुव्वारे निकलने लगे, जितने भी आपके दिमाग में पजल्स हैं सारे आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस दे दिया। अब मैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी उसकी एक रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाऊँ, कैसे 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 से कैसे किसको क्या करना है, आर्किटेक्चर वाले को क्या करना पड़ेगा उस एक्सपेक्टेशन को मैच करने के लिए, स्ट्रक्चर वाले को क्या करना पड़ेगा, MEP वाले को क्या करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा एक BEP फॉर्मेट भी आपको शेयर करूँ अपकमिंग क्लासेस में। तो मतलब जो रिक्वायरमेंट्स आपने लिखा उसी रिक्वायरमेंट के बेस पर आपकी टीम काम करे,
उसी को बोलते हैं BEP। तो बीम हेल्प्स टू इंश्योर दैट ऑल द स्टेक होल्डर, सभी लोग इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आर ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग BIM। मतलब एक तरीके से लिस्ट मिल गया कि ये काम करना है, अब उसी में आप काम करें। ये कौन फिक्स करता है? BEP। इसलिए मैंने बोला इस स्लाइड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। BEP helps to establish a framework for collaboration and communication among the stakeholder। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप देखिए कि BEP में क्या लिखा है करने के लिए, जो लिखा है वही आपको करना है, खत्म। सपोज किसी ने बोला डिटेलिंग करना है, अब आप सोच रहे हो डिटेलिंग कहाँ तक करूँ, तो जितना लिखा है BEP में उतना कर दो, बस यही आपका रिक्वायरमेंट है। तो BEP आपको एक तरीके से रास्ता देता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है और उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके हिसाब से आपका बीम मैनेजर सेट करेगा एक BEP, और BEP को आपको शेयर करेगा कि भैया ये चीज़ें हमें तैयार चाहिए और तुम इसके हिसाब से हमें मॉडल बना के दो। इसी को बोलते हैं गाइस क्या? BEP यानी बीम एग्जीक्यूशन प्लान। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस स्लाइड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, BEP। आप गूगल करना, हर कंपनी में एक फिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्या बताओगे? BEP स्टैंड फॉर बीम एग्जीक्यूशन प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द बीम रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। एक्सपेक्टेशन क्या है क्लाइंट की, वो भी हम ध्यान रखते हैं, और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो भी ध्यान रखते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? BEP। ये पूरा एक टॉपिक है, अभी मैं अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बाकी क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे, फिर कभी मैं इसके बारे में जरूर आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। व्हाट इज फेडरेटेड मॉडल इन BIM? अब में से कई लोग कॉर्पोरेट में काम कर चुके होंगे, स्पेशली इंडस्ट्री में, तो उनको पता होगा मास्टर प्लान ड्राइंग, या उनको पता होगा शॉप ड्राइंग। तो मास्टर प्लान मतलब क्या होता है? जिसमें सारी ड्राइंग्स रहती है ना। सेम वही चीज़, जब बीम की सारी डिटेलिंग्स जिस ड्राइंग में हो, बीम के प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन जिस ड्राइंग के अंदर हो, उस ड्राइंग को बोलते हैं फेडरेटेड मॉडल। और फेडरेटेड मॉडल इन बीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मॉडल्स क्रिएटेड बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। A federated model helps to ensure that all the elements in the building design are integrated and coordinated। ठीक है, integrated and coordinated। कुछ लोग बहुत विलम्ब क्लास ले रहे हो, तो इतना यार विलम्ब मत करो, आपका नुकसान होगा। तो फेडरेटेड मॉडल क्या हो गया गाइस? अब अभी मैं आपसे थोड़ी देर में पूछूंगा भी। अ फेडरेटेड मॉडल इन अ बीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मॉडल्स created by all different stakeholder in a construction project। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि क्या कि आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LODs एंड LOI इन BIM। काफ़ी लोग सोचते हैं LOD और LOI एक ही है, ना भाई ना, एक नहीं है, ठीक है। और एक सोचने की गलती मत करना। एक मिनट, जस्ट गाइस किसी ने मैसेज किया है। हाँ ठीक है, LOD मीन्स होता है गाइस, किसी का माइक, कुछ क्वेश्चन है क्या? किसी ने माइक ऑन किया शायद, थोड़ा सा रुक जाओ, आपके क्वेश्चंस भी बिल्कुल क्लियर करेंगे, बस ये कॉन्सेप्ट होने के बाद गाइस। LOD मीन्स होता है गाइस लेवल ऑफ डिटेल्स, रिफर्स टू द डिग्री ऑफ डिटेल इन बीम मॉडल। मतलब कि कहाँ तक की डिटेलिंग्स करनी है, ये कौन फिक्स करता है? ये फिक्स करता है LOD यानी लेवल ऑफ डिटेल्स। और एक होता है गाइस LOI मीन्स लेवल ऑफ इंफॉर्मेशंस, रिफर्स द अमाउंट of information about each component of the buildings in the BIM। ठीक है, buildings in the BIM। LOD and LOI are used to ensure that BIM model contains the necessary information for intended use। तो LOD और LOI का काम क्या है? जितना एक informations required है वो सारे informations आपको मिल जाने चाहिए, पता चल जाने चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन जो कि सबको पता है, क्या? व्हाट इज डेबिट?
ठीक है, तो सबको पता है कि रेविट इज अ बीम सॉफ्टवेयर डेवलप बाय ऑटोडेस्क, ठीक है, ऑटोडेस्क के द्वारा डेवलप है। Revit is used to create 3D models that include various data such as, जो स्टार्टिंग में आपने पीएम के लिए पढ़ा था, materials, dimension and cost, ये सब Revit में निकल सकता है। और Revit helps to enhance collaborations among the stakeholders in a construction project। ठीक है, नेक्स्ट गाइस आपका व्हाट इज नेविसवर्क। अब लोग सर नेविसवर्क का हमारा कोई रोल नहीं, हमने तो सीखा भी नहीं है। यस, बिल्कुल नहीं सीखा है, बट आपको जानना चाहिए क्योंकि क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है उनमें, दोनों में कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस होता है आइए देखते हैं। तो नेविसवर्क इज द बीम सॉफ्टवेयर डेवलप बाय ऑटोडेस्क। अब लोग ये भी हमने बोला यस, ठीक है। Naviswork is used for the class reductions, construction simulations and project review। एक मिनट है, एक्चुअली आज एक बैच आप सबको पता होगा ई टैब्स का, वो उन्होंने स्टार्ट किया, तो कुछ लोग ज्वाइन करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे आप लोग भी किए होंगे कभी। तो नेविसवर्क इज यूज फॉर क्लैश रिडक्शन। अब लोग सर ये क्लैश रिडक्शन होता क्या है? क्लैश रिडक्शन मीन्स कोई डक्ट किसी वॉल से टकरा रहा है, किसी कॉलम से टकरा रहा है, उसको बोलते हैं क्लैश। कोई पाइप दूसरे पाइप से टकरा रही है, उसको बोलते हैं क्लैश। तो नेविसवर्क का सबसे मेन काम है क्लैश रिडक्शन को निकालना। दूसरा कंस्ट्रक्शन सिमुलेशंस। आप लोग सर ये क्या होता है? सिमुलेशन मीन्स उसको मिलाना, एनिमेट करना, कि पहले फुटिंग आएगा फिर कॉलम आएगा। आप लोगों ने एक दो यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा होगा कि पहले फुटिंग आया, फिर कॉलम आया, फिर राफ्टर आया, फिर सेड आया, फिर बोल्ट वोल्ट आया, टाइट वोट कर दिया उसको अच्छे से। तो ये जो स्टेप होता है इसको बोलते हैं सिमुलेशंस। तो ये दूसरा काम होता है गाइस जो कि हम लोग नेविसवर्क में करते हैं। और एक लास्ट काम होता है गाइस जिसका नाम है प्रोजेक्ट रिव्यू। क्या? प्रोजेक्ट रिव्यू। रिव्यू मतलब प्रोजेक्ट को जांचना। ये भी काम हम लोग इसमें करते हैं गाइस, नेविसवर्क के अंदर करते हैं। आप लोग से जांच के क्या करते हैं? जांच करके देखते हैं कहीं पर कुछ छूट तो नहीं गया है, कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और किसी चीज़ का स्टैंडर्ड हाइट गड़बड़ तो नहीं ले लिया है, तो ये भी करते हैं। तो मेनली रेविट के और नेविसवर्क के अंदर यही तीन काम होते हैं। आपको नेविसवर्क नहीं भी आता है, आप कंपनी को बता सकते हैं कि नेविसवर्क इज यूज फॉर क्लैश रिडक्शंस, कंस्ट्रक्शन सिमुलेशंस एंड प्रोजेक्ट रिव्यू। Naviswork help to identify the potential errors in the designing phases and save cost and time in the construction phases। मतलब पैसे भी आपका एक तरीके से बचाता है, तो ये भी एक बेनिफिट है कि आपको नेविसवर्क को यूज करना चाहिए। शक्तिमान जी बड़ा जल्दी एंट्री कर रहे हैं। अब गैस नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये व्यायाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, जो अभी पढ़ा ना हमने क्लैश रिडक्शंस। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इस स्लाइड का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बट पहले ये पढ़ लो तब उसको पढ़ेंगे। क्लैश रिडक्शंस इज अ प्रोसेस। क्या है क्लैश रिडक्शन? ठीक है, पूछते हैं दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिफरेंट कंपोनेंट और सिस्टम। बताया ना मैंने भी, वॉल हो और डक्टिंग हो, दो पाइप हो, तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट बिल्डिंग कंपोनेंट और सिस्टम, उसी को बोलते हैं क्लैश रिडक्शन। ठीक है, आप इधर से बाथरूम की पाइप लेके आ रहे हैं, मैं उधर से भी बाथरूम की सेम पाइप लेके आ रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मैं इनलेट ला रहा हूँ, आप आउटलेट आ रहे हैं, और दोनों ही सेम लेवल पे हैं। अब संभव ही नहीं दोनों सेम लेवल पे हो। ठीक है भाई, आउटलेट जो होगा वो नीचे होगा, इनलेट जो होगा वो ऊपर होगा। तो ये चीज़ों को हमें, अगर वो भी टकरा रहे हैं तो और गड़बड़ है। तो ऐसे क्लैश ना हो, इनके लिए हम लोग क्लैश रिडक्शन को जरूर चेक करते हैं। ठीक है, क्लैश रिडक्शंस हेल्प्स टू रिड्यूस द एरर्स और कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो क्या करता है? एरर को कम कर रहा है, यही तो चाहिए हमें। बीम को यूज क्यों कर रहे हैं? इसका एडवांटेज तो ऊपर अपने पढ़ ही लिया। क्या एडवांटेज? बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसके अंदर हम लोग, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्लैश रिडक्शन कैन बी डन मैनुअली और यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स। ठीक है, क्लैश रिडक्शन जो होता है गाइस वो कैसे होता है? मैनुअली भी कर सकते हो एक एक मॉडल को देख के, बट अच्छा होता है कि सॉफ्टवेयर यानी नेविसवर्क को यूज़ कर लीजिए, उसके मदद से इजीली हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है गाइस, व्हाट इज कोवी। मैंने क्या बोला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे गाइस खत्म होने वाले हैं, बस थोड़े से और हैं, दो तीन। इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बीईपी, हर इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन। दूसरा है व्हाट इज कोवी एंड हाउ इट इज यूज इन व्यायाम। ये कोवी क्या है भाई, तो कोवी बोलते हैं गाइस, कोवी स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज तो याद ही हो जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन याद कर लीजिए। अब लोग सर ये होता क्या है, तो कोवी इज द डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट दैट अलाउज द शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स throughout its life cycle. Throughout its life cycle, COVI helps to improve the communications and collaborations among the stakeholder in a construction project. COVI क्या करता है guys? COVI helps to improve communication and collaborations among the stakeholder in a construction project. तो क्या करता है, कम्युनिकेशन का एक इजी मेथड होता है। बोलो सर कैसा कम्युनिकेशन, इस प्रोजेक्ट का कोई भी डाटा हम चाहें तो उस प्रोजेक्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट दैट अलाउज द शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। इस प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है, बाथरूम के रिलेटेड या फिर किचन से रिलेटेड या फिर स्टील से रिलेटेड, वो सब हम वहाँ पर शेयर कर सकें, इसको हम बोलते हैं गाइस कोवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है बट है इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो क्या है गाइस, what is the difference between beam and CAD। बीम और कैड मॉडल में क्या डिफरेंस है। आप अभी तक ऑटो कैड पर बढ़िया ड्राइंग बनाते चले आए हो, ये बीम क्यों, ठीक है, बीम की ज़रूरत क्या थी, ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल है। तो गाइस कैड मतलब तो सबको पता है कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द क्रिएशन ऑफ 2D एंड 3D मॉडल ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 2D भी बना लेते थे हम लोग, 3D उसमें बना लेते थे। फिर बीम की इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो बीम इज़ अ प्रोसेस, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज बीम का आंसर भी यही आप दे सकते हैं। बीम इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बिल्डिंग और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इस लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक छुपी हुई है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बीम इज अ प्रोसेस that involves creating and managing the digital representation of a building or other infrastructure project। other infrastructure means यहीं पर आपका रास्ता, जिन्हें ध्यान दिया होगा उनके लिए अच्छा रहा होगा। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बीम को सिर्फ और सिर्फ हमें बिल्डिंग में नहीं का यूज़ करना है, बीम को हम ब्रिज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो स्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एयरपोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पीबी सेट्स के लिए भी कर सकते हैं, वेयर हाउसेस के लिए भी कर सकते हैं। मीन्स बीम इज नॉट ओनली फॉर द बिल्डिंग, बीम इज फॉर बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑल्सो। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड था यहाँ पर। और क्या डिफरेंस बता सकते हो गाइस बीम और कैड में। बीम इंक्लूड्स द क्रिएशन ऑफ 3D मॉडल ऑफ अ बिल्डिंग as well as the information about its component, materials and system, whereas CAD only includes the creation of drawing। क्या, BIM includes the creation of 3D model of a building as well as information about its component, materials and system, whereas CAD only includes the creation of drawing। CAD तो क्या करता है, केवल ड्राइंग दे देता है। बीम क्या दे रहा है, 3D मॉडल तो दे ही रहा है, उसके साथ इंफॉर्मेशन अबाउट कंपोनेंट, कॉलम डालेंगे तो कॉलम का क्या साइज रहेगा, विंडो डालेंगे तो विंडो का क्या साइज रहेगा, डोर का क्या साइज रहेगा, मटेरियल क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, कनेक्शन कैसे देंगे, सब इंफॉर्मेशन हमें बीम में मिल जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ईजिली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, डिफरेंस बिटवीन बीम एंड कैड मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, what are the difference between as built and record drawing। what are the difference between as built and record drawing। आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं LOD 500 में एज बिल्ड ड्राइंग बनाते हैं,
बट ये नहीं समझा कि एज बिल्ड होता क्या है। कई लोग रिकॉर्ड ड्राइंग भी पूछते हैं, तो आइए दोनों आज ही क्लियर कर लेते हैं। एज बिल्ड ड्राइंग होती है गाइस आर क्रिएटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, हूबहू जो कंप्लीट हुआ है वो मॉडल बनाना, दैट इज कॉल्ड एज बिल्ड एंड रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, और दिखाया कि भैया एक्चुअल में ये कंस्ट्रक्शन हुआ है। रिकॉर्ड ड्राइंग क्या है गाइस? रिकॉर्ड ड्राइंग चलता चलता ड्राइंग बोलते हैं इसको। चलता चलता मींस रिकॉर्ड ड्राइंग्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसी समय उस ड्राइंग को बनाते हैं। ऐसे ड्राइंग को क्या बोलते हैं गाइस? बोलते हैं रिकॉर्ड ड्राइंग। द रिकॉर्ड ड्राइंग आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एंड आर अपडेट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट टू रिफ्लेक्ट एनी चेंजेस। कोई चेंजिंग है तो उसको रिफ्लेक्ट करने का काम कौन करता है गाइस? रिकॉर्ड ड्राइंग करता है। एज बिल्ड ड्राइंग्स आर यूज्ड टू इंश्योर that buildings or structures is constructed as intended, whereas record drawings are used to document the changes made during the construction project। लाइन से आपका सारा आंसर क्लियर हो जाएगा कि as built drawings are used to ensure that building or structure is constructed as intended, जो बना है सेम टू सेम, whereas record drawings are used to document the changes मेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन होने लगता है तो बहुत से नई नई चेंजेस रह जाती हैं जो कि मेंटेन की जाती हैं। जिस ड्राइंग में मेंटेन की जाती है उस ड्राइंग को बोलते हैं रिकॉर्ड ड्राइंग्स। ये क्वेश्चन गाइस मैं ऊपर रिपीट कर चुका हूँ, तो आपको याद होगा कि लेवल ऑफ मैच्योरिटीज़ या फिर डिफरेंट लेवल ऑफ BIM। ठीक है, ये जो आपने ऊपर पढ़ा था ना, सेम क्वेश्चन है, तो मैं इसको रिपीट यहाँ पर नहीं करूँगा। ये देखिए, डिफरेंट लेवल ऑफ मैच्योरिटीज़ इन BIM बोलिए, और चाहे इसको बोलिए डिफरेंट लेवल ऑफ BIM बोलिए, दोनों का काम एक ही है, चीज़ें की है। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग BIM। बहुत सी कंपनियां अभी BIM की इंडिया में लगभग अभी गाइस 40% कंपनियां BIM को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, वो क्यों नहीं कर पाई हैं? कुछ रीजन हो सकते हैं ना। पहला रीजन है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ BIM अमॉन्ग द स्टेक होल्डर। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि BIM के बारे में नहीं जानते, बहुत सी कंपनियां हैं जो नहीं जानती हैं। दूसरा, रेजिस्टेंस टू चेंज, रिलुक्टेंस टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। कुछ लोग ना बड़े रिजिड होते हैं गाइस, मैं नहीं सीखूंगा, ये मेरे किस काम का, इस तरीके के बहुत से उनके अलग अलग एक्सक्यूज रहते हैं। तो ऐसे लोगों का ग्रोथ रुक जाता है और वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। उनको लगता है मैं जिससे चल रहा हूँ चल रहा है ना, बट समय तो बदलता है ना। ठीक है, तो ये दूसरा रीज़न होता है। तीसरा, द हाई कॉस्ट ऑफ BIM सॉफ्टवेयर्स। BIM के जो सॉफ्टवेयर्स हैं गाइस, जैसे कि रेविट ही मान लीजिए, लगभग 2 लाख का सॉफ्टवेयर है रेविट। ऐसे ही पूरे सॉफ्टवेयर अगर बीम कर लेंगे तो एक सेटअप बनाने में 10 लाख लगेगा एक सिस्टम के लिए। अब सोचिए, अगर आपके कंपनी में 20 एम्प्लॉय हैं तो आपको 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर सेट करने में। तो इसलिए सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से भी कंपनियां डरती हैं कि छोड़ो यार, इतना खर्चा कौन करेगा। और डेफिनेटली उसके बाद उसको सिखाने का जो कॉस्ट है वो भी बहुत कॉस्टली है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जान लीजिए कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स होती हैं उनमें जो चार्जेस होते हैं वो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए पर वीक के अकॉर्डिंग होते हैं गाइस, तो भी बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। तो इस वजह से भी बीम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। डिफिकल्टीज इन इंटीग्रेटिंग बीम विद एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो। अभी करंट उनका एक शेड्यूल बना हुआ है कि ऑटोकैड पे ऐसे बनाएंगे, फिर थंब रूल के अकॉर्डिंग ये कॉलम वॉलम दे देंगे, बीम दे देंगे। अब वो सब के बीच में अपने बीम के वर्क को सेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा उनके लिए, तो इसलिए भी वो कोशिश करते हैं यार जो चल रहा है वही चले। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, हाउ कैन बीम इम्प्रूव द सस्टेनेबिलिटीज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। याद रख लीजिएगा, आने वाले दिनों में सस्टेनेबल चीज़ों पर जो वर्क करेगा, जो रिसर्च करेगा, जो पढ़ाई करेगा, वो बहुत ही आगे जाएगा। क्योंकि अभी आने वाले दिनों में एक तरफा
पैसे वाले होंगे और एक तरफा गरीब इंसान होंगे। तो जो भी पैसे वाले होंगे वो सस्टेनेबल घर जरूर बनाएंगे। ऑलरेडी जितने भी डेवलप कंट्री हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जो भी अलग अलग कंट्री जो बहुत डेवलप हैं, वो सभी के जो रिच पर्सन्स हैं वो सस्टेनेबल घर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, या फिर बोलिए बना चुके हैं। मतलब हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो बीम कैन बी यूज टू एनालाइज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द बिल्डिंग डिज़ाइन, इस पर मैं एक क्लास लूँगा जरूर, एंड ऑप्टिमाइज इस एनर्जी इफिशियंसी। जैसे कि आपने गोबर के जो क्या बोलते हैं, गोबर को एडमिक्सचर्स के तौर पे यूज़ करके आपने ब्रिक्स बना लिया, तो क्या हो गया, एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग अच्छा सस्टेनेबल ब्रिक्स तैयार कर लिया। ऐसे ही कई लोग क्या कर रहे हैं गाइस, वेंटिलेशन के लिए अल्टरनेट ब्रिक्स को यूज कर रहे हैं, उससे ब्रिक्स भी कम लग रही है और एयर भी बहुत अच्छा एंट्री कर रहा है। तो इस तरीके से भी लोग यूज़ कर रहे हैं। बीम हेल्प्स टू रिड्यूस द वेस्ट एंड प्रमोट द यूज ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कई लोग क्या करते हैं, गार्बेज, जैसे अभी तो कंपलसरी भी कर दिया है कई सिटीज़ में कि आपको अपना गार्बेज को खुद ही डिकम्पोज करना है। तो डिकम्पोज करके उसको अलग अलग, क्योंकि कूड़े तो हर जगह निकलेंगे, अलग अलग चीज़ों के लिए मटेरियल्स बना ले रहे हैं जो कि यूज कर ले रहे हैं। बीम कैन असिस्ट द एंड in the monitoring and management of the building energy's consumptions during its life cycle. Beam can assist in the monitoring and management of the building energies consumptions, जो उसकी energies consumption है during its life cycle। जैसे कि आज के टाइम में लोग सोलर पैनल लगा दे रहे हैं, कितना बढ़िया है। जो विंडोज़ हैं, विंडो के अंदर जो ग्लास लग रहे हैं, उस ग्लास में सोलर पैनल सिलिकॉन प्लेट डाल दे रहे हैं। विंडो का विंडो बंद है, एनर्जी की एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर लोग आप सस्टेनेबल घर बना सकते हैं, और उसमें बीम आपको बहुत हेल्प करता है। अभी आज के टाइम में जितनी भी सोसाइटीज़ में लाइट्स जलती हैं, जानते हैं सारे लाइट्स मैक्सिमम सोलर से जलने वाले हैं। तो ये बहुत बढ़िया सस्टेनेबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि फ्रेश एयर लेने के लिए जो समझदार लोग हैं बहुत अच्छा अपने सोसाइटी के अंदर ग्रीनरीज यानी ट्री वगैरह लगा देते हैं, फ्रेश एयर्स मिल रही हैं, तो उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसी चीज़ें करके बीम इसको प्रमोट करता हो, ऐसे करके आप अच्छा घर बना सकते हो, अच्छी सोसाइटी और अच्छा इन्वायरमेंट तैयार कर सकते हो। व्हाट आर द रोल ऑफ बीम कोऑर्डिनेटर? आज नहीं बट आने वाले दिनों में आप कोऑर्डिनेटर तो बनोगे ना, तो कोऑर्डिनेटर का क्या रोल होता है गाइस? अ बीम कोऑर्डिनेटर इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द बीम प्रोसेस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। क्या काम होता है बीम कोऑर्डिनेटर का गाइस? बीम कोऑर्डिनेटर इज अ रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे फॉर मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द बीम प्रोसेस, जो कि बीईपी बना था उसके अकॉर्डिंग, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। बीम कोऑर्डिनेटर इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट मीट्स द बीम रिक्वायरमेंट। कहाँ रिक्वायरमेंट बनाया था? एंड एक्सपेक्टेशंस आउटलाइन इन द बीईपी। बीईपी में जो आउटलाइन हुआ है रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशंस, उसको मैच करनी चाहिए हमारी फाइल, उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे फाइल के अंदर होनी चाहिए। इसको बोलते हैं गाइस बीम कोऑर्डिनेटर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके अलावा बीम कोऑर्डिनेटर फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशंस अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स टू एंड इंश्योर द टाइमली डिलीवर ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टाइम पर भी सबमिट होना चाहिए, ये भी एक बीम कोऑर्डिनेटर का रोल रहता है। बस इतने ही क्वेश्चंस गाइस बीम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो नीचे क्वेश्चन है ये सभी रेबिट से रिलेटेड है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर नाउ, बट इनको ध्यान से देखिएगा और इन क्वेश्चन को रट लीजिएगा। आने वाले मॉक इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछूंगा व्हाट इज बीआईएम, पूछता भी हूँ और आगे भी पूछूंगा। तो बीआईएम स्टैंड फॉर बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग विच इज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। बीम वर्क्स पावर द, पूरा बताना है, ठीक है, बीम वर्क्स। और एक बार मिरर के सामने बैठ कर रट लो इसको, क्योंकि पूछा जाएगा ना यार, जो फिक्स है उसको तो रट ही लेना। तो beam works by creating a 3D model that includes various data points such as dimensions, materials, and cost. Beam helps stakeholders in the construction project to collaborate efficiently and make informed decisions. What are the advantages of using BIM? So BIM enhance collaborations among the stakeholder in the construction project. Beam reduce errors and omissions in the project. Beam save cost and time और इम्प्रूव द एक्यूरेसीज। बीम में कितने लेवल ऑफ मैच्योरिटीज है गाइस? 0, लेवल 0, 1, 2, 3। 0 में क्या होता है? नो कोलैबोरेशन, नो डिजिटल मॉडल। 1 में डिजिटल मॉडल एंड
यूज फॉर द विजुलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। 2 में collaborations through the CDE means common data environment, and level 3 means full integration of the project through the single shared model, जो कि हम लोग BIM 360 के थ्रू कनेक्ट करते हैं। BEP क्या है गाइस? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए एक आउटलाइन तैयार करना कि क्या क्या काम कराना है, उसको बोलते हैं क्या? BEP। BEP helps to ensure that all the stakeholder construction project are on the same pages regarding BIM. BEP helps to establish the framework of the collaborations and among the and communication among the stakeholder. What is federated model, guys? The federated model is a beam or the combination of all model created by the different stakeholder in the construction project. LOD LOI में डिफरेंस मैंने बताया आपको। LOD क्या है गाइस? लेवल ऑफ डिटेल्स, एंड LOI क्या है गाइस? लेवल ऑफ इंफॉर्मेशंस। रेविट का यूज़ बताया, नेविस्वर का यूज। क्लैश डिडक्शन क्या होता है? जो टकरा गए दो डिफरेंट कंपोनेंट या फिर दो डिफरेंट सिस्टम या फिर सिस्टम कंपोनेंट और डिफरेंट कंपोनेंट को भी क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, डिफरेंस क्या है कैड मॉडल में, बी मॉडल में? कैड मॉडल सिर्फ और सिर्फ 2D और 3D बना सकता है। बी मॉडल क्या कर सकता है गाइस? मैनेजिंग द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिल्डिंग्स ऑन अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसमें कंपोनेंट, मटेरियल, कॉस्ट, सिस्टम ये सब मैनेज हो सकता है। एज बिल्ड क्या होता है गाइस? बनने के बाद जो दिखा वो है बेस बिल्ड ड्राइंग। बनते बनते जो चेंज हुआ उसे बोलते हैं रिकॉर्ड ड्राइंग्स। ठीक है, लेवल ऑफ मैच्योरिटी बता ही दिया। इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक तो लोग अवेयर नहीं है, दूसरा लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में डरते हैं, तीसरा बीम के सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, चौथा एग्जिस्टिंग वर्क फ्लो में से लोग डिसकम्फर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, चाहते हैं जो कंफर्ट जोन चल रहा है चले। और सस्टेनेबिलिटी इसका कैसे बीम यूज़ करता है? सस्टेनेबिलिटी के लिए भाई गाइस क्या करता है ये? बीम कैन यूज टू एनालाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइज द इट्स एनर्जीज। बीम हेल्प्स टू इंश्योर द reduce the waste and promote the use of sustainable materials. और beam can assist the monitoring and managing of the building energies consumptions during the life cycle. तो मतलब सोलर पैनल यूज करके भी आपको बीम क्या कर रहा है? सस्टेनेबल बना रहा है आपके बिल्डिंग को। गार्बेज को डिकम्पोज करके भी सस्टेनेबल बना रहा है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के भी वाटर को क्लीन कर रहा है, तो क्या कर रहा है? सस्टेनेबिलिटी का एग्जाम्पल है वो। ठीक है, ट्रीज और अच्छे से लैंडस्केपिंग करके हवा, फ्रेश एयर निकाल रहा है। ठीक है, फ्रेश ऑक्सीजन आ रहा है, वो भी क्या है? सस्टेनेबिलिटी का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग यूज़ करके सस्टेनेबल घर बना सकते हैं। कोऑर्डिनेशन का एक बीम कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है? बीम कोऑर्डिनेटर का काम है काम को करवाना, किससे? अलग अलग स्टेक होल्डर से। किसके अकॉर्डिंग? बीईपी के अकॉर्डिंग। बीम के सॉफ्टवेयर मार्केट में कौन कौन सी हैं गाइस? रेविट सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा कुछ कंपनियाँ यूज़ करती हैं माइक्रो स्टेशंस, कुछ कंपनियाँ यूज़ करती हैं आर्चिकैड, कुछ कंपनियाँ यूज़ करती हैं स्केचअप। ठीक है, ये सब बीम के सॉफ्टवेयर है। कुछ कंपनियाँ यूज़ करती हैं वेक्टरवर्क्स, कुछ कंपनियाँ यूज़ करती हैं नेविस्वर। नेविस्वर थोड़ा ज़्यादा फेमस है, ठीक है, और इधर रेविट थोड़ा ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर जैसे टेक्ला भी बीम का ही एक सॉफ्टवेयर है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए, व्हाट इज़ लेजर स्कैनिंग्स एंड हाउ इट इज़ यूज इन BIM। अभी आने वाले दिनों में आपकी क्लास होगी स्कैन टू बीम की। तो जो स्कैन टू बीम आप बोलते हो, जो स्कैन डाटा मिलता है, स्कैन जैसे PDF डाटा मिलता है ना, मैं कैड आपको देता हूँ 3D बनाने के लिए, वैसे ही स्कैनिंग किया जाता है डाटा को। स्कैनिंग करके जो डाटा मिलता है वो किससे स्कैन किया जाता है? लेजर स्कैनर से। तो लेजर स्कैनर का काम क्या है? लेजर स्कैनर्स और स्कैनिंग्स इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग लेजर्स स्कैनर टू कैप्चर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। बिल्डिंग का एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाए, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस? लेजर स्कैनर का यूज़ करते हैं। लेजर स्कैनिंग्स हेल्प्स टू क्रिएट an accurate 3D model of the buildings which can used in BIM. Laser scanning saves the time and cost in the measurement of the document of the buildings. बस इतना सा आप अगर पढ़ लिए तो फिक्स मानिए कि आप बीम का कोई भी इंटरव्यू होगा, 2-3 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगर किसी ने इंटरव्यू दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कोई क्वेश्चन पूछा गया था आपसे इसमें से, अगर किसी ने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लिया है तो। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है वो आप खुद से पढ़ोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी रेविट पढ़े हो या पढ़ रहे हो, तो आप बता सकते हो कि रेविट में डिज़ाइनर और का क्या काम है। ठीक है, व्यू रेंज टूल आपका क्या यूज होता है, व्यू रेंज टेम से वो क्या करते हैं गाइस। तो
द विजिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इन द व्यू कैन बी एडजस्ट यूजिंग द व्यू रेंज टूल, कहाँ से कहाँ तक देखना है. इट कैन बी यूज फॉर हाइड द थिंग्स that fall outside the specific range and establish the minimum and maximum level of the informations. This can be used when you want to ensure that specific things are always shown to create the full. कहाँ से कहाँ तक देखना है, ये सब देखने के लिए व्यू रेंज. इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं. उसके अलावा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द डिफाइनिंग द लेवल ऑफ रेविट आर्किटेक्चर्स, अलग अलग क्या क्या टेम्पलेट वगैरह लेते हैं वो बताना है आपको. उसके अलावा डिस्क्राइब द फ्लोर, कैसे फ्लोर क्रिएट करोगे रेविट आर्किटेक्चर में आपको पता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, स्केच लेंगे और क्लिक करेंगे बन जाएगा. डिजाइनर्स नीड टू स्पेसिफाई द बाउंड्री बाय स्केचिंग, बाउंड्री कैसे यूज करते हैं, रेक्टेंगल या फिर कोई भी, तो भी आपको पता होगा. व्हाट इज द एडिशनल रिकमेंडेशंस वुड यू इंश्योर जस्ट गेटिंग द रेविट, रेविट को चलाते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ऐसी चीज़ें हैं. बस इतना. बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने ऊपर पढ़ा वही है, ठीक है. क्या यहाँ तक लेजर स्कैनर, बीईपी, कोवी, व्हाट इज बीआईएम, डिफरेंस बिटवीन कैड एंड बीआईएम, फेडरेटेड मॉडल, ठीक है, और क्या बोलते हैं एडवांटेज, यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और हर कंपनी में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे. यहाँ तक के क्वेश्चंस में कोई एक बार पूछना हो तो पूछ सकते हैं आपको, ठीक है. शायद अनवर जी बोल रहे हैं सर एक बार बीम के मेच्योरिटीज़ के बारे में बता दें. मेच्योरिटीज़ मतलब होता है लेवल्स. लेवल मीन्स होता है क्या कि हम किस लेवल तक का काम करना चाह रहे हैं. जैसे कि अभी तो जस्ट एक नॉर्मल हमको लेवल जीरो मतलब क्या हो गया कि नो कोलेब्रेशंस, कोई भी कोलेब्रेशन नहीं हो रहा है. आप ऐसे प्लान करिए, कोई डिजिटल मॉडल भी नहीं बना रहे, जस्ट सोचिए कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये रख देंगे, ये हो गया लेवल जीरो. प्लान किया, जस्ट सोचा दिमाग में. लेवल वन मीन्स क्या हो गया इस डिजिटल मॉडल यूज टू विजुअलाइज एंड कोऑर्डिनेट, मतलब अब आप रेविट के अंदर उसको लेके आए, रेविट के अंदर उसको बनाए, 3D बनाने के बाद उसका रेलिंग, ग्लास, ये सारी चीज़ों को देख रहे हो. इसको हो गया लेवल टू, सॉरी लेवल वन. लेवल टू क्या हो गया गाइस, कोलेब्रेशंस थ्रू कॉमन डाटा इन्वायरमेंट यानी CDE, ठीक है. कोलेबरेट कर लेना उसको बोलते हैं CDE. कोलेबरेट में क्या होगा, आर्किटेक्चर की फाइल को स्ट्रक्चर में ले जाओगे, स्ट्रक्चर की फाइल को MVP में ले जाओगे. ये लेवल 2 है जो कि आपका नेक्स्ट स्टेप होगा. इसके बाद होता है गाइस लेवल 3, जो हम लोग कंपनियों के अंदर देखेंगे. एक ही फाइल पर अलग अलग डिसिप्लिन के लोग सिंगल शेयर डाटा मॉडल बोलते हैं उसको, काम करेंगे, उसको बोलते हैं लेवल 3, ठीक है. शायद अनवर जी होप सो क्लियर हो गया. विष्णु हैंड रेस किए हैं, विष्णु जी आप हैंड रेस किए, बिल्कुल पूछ लीजिए, कुछ पूछना हो तो. सर लेवल ऑफ मेच्योरिटी एंड 1D 2D 3D सेम है सर दोनों. लेवल ऑफ मेच्योरिटीज और 1D 2D 3D सेम नहीं है. ये देखो लेवल ऑफ मेच्योरिटीज मीन्स कहाँ तक का काम कर रहे हो, लेवल्स बता रहे हो आप, ठीक है. यहाँ तक का मैं काम कर रहा हूँ. और 2D 3D 4D क्या हो गया, वो बता रहा है कि इसमें ये होता है, जैसे 2D में ये होता है, 3D में ये होता है, 4D में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, है ना. तो उसमें क्या होता है वो बता रहे हैं, हमें कहाँ तक करना है ये लेवल्स बताता है, ठीक है. किसी ने बोला लेवल LOD बोलते हैं. यस, ठीक है. LOD मीन्स हो गया लेवल ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मीन्स कहाँ तक की डिटेलिंग्स करनी है, चीज़ें वही हैं, सिर्फ और सिर्फ ये समझना है. LOD जब कोई बोल रहा है, LOD मतलब यहाँ तक की डिटेलिंग्स हमें करके क्लाइंट को सबमिट करना है, ठीक है. और कोई बोल रहा है 3D करना है, 4D वर्क करना है, तो समझ जाना है अच्छा 4D मतलब केवल और केवल इनको हमें टाइम के अकॉर्डिंग कितना कंस्ट्रक्शन होकर आएगा वही हमें बना के देना है. क्लियर है. ठीक है. तो जो डायमेंशंस है वो LODs के अंदर ही आ जाती है सारी. ओके, लियाकत जी ने हैंड रेस किया है. यस लियाकत प्लीज पूछ लीजिए. उसके बाद अतुल कुमार, देन अमित कुमार जी पूछ रहे हैं. यस लियाकत. हेलो, गुड इवनिंग सर. गोरेनी जी. सर अभी आपने बताया कि BIM कोऑर्डिनेटर के बारे में बता दिया आपने. इसी तरह कंपनी में होती है BI मॉडलर, BIM इंजीनियर, BIM डिजाइनर. क्या क्या डिफरेंस है? आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी वो भी कवर करने वाले हैं कि अच्छा. BIM मॉडलर क्या काम रहेगा, बीम इंजीनियर का क्या काम रहेगा, ठीक है. तो उसमें अलग अलग प्रोफाइल होती है, जैसे अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्रोफाइल होती है. बीम मॉडलर की, बीम आर्किटेक्ट की, बीम टेक्नीशियन की, बीम इंजीनियर की, बीम स्पेशलिस्ट की, बीम लीड की, बीम कोऑर्डिनेटर की, बीम मैनेजर की, है ना. तो हम लोग अभी ऑलरेडी आने वाले दिनों में हम प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रोफाइल में हमारा क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. इस स्लाइड के शॉर्ट में हमने कोऑर्डिनेटर को एक्सप्लेन किया क्योंकि वो अवेलेबल था यहाँ पर.
सर इसका कुछ नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं पहले, क्योंकि सर इंटरव्यू है मेरा। अच्छा, फिलहाल तो आप गूगल कर लो तो आपको मिल जाएगा, सब कुछ फिक्स है, गूगल पर अवेलेबल है ये हाँ वो चीज़ें। तो मिल जाएगा कि अगर स्पेशल नोट कुछ मिले पॉइंट ऐसे वाइज। स्पेशल नोट मेरे पास नहीं है, मैं क्लास लेने से पहले बनाता हूँ, ठीक है। हम्म। तो मैं ज़रूर बना के आपको शेयर करूंगा, बट मैं पहले बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊंगा अभी के लिए। गूगल कर लोगे तो जल्दी मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि मुझे बनाने में समय लगेगा, तुम तो तुरंत जाके कर लोगे, दूसरे भी काम निपटाने रहेंगे ना, हम्म। ठीक है। अगर तुम्हें क्या बोलते हैं गूगल पे ना मिले तो मुझे बताना, तब मैं दे दूंगा, हाँ ठीक है। ठीक है। ओके, ओके। अमित कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस अमित पूछ लीजिए, फिर अतुल भी पूछ लीजिएगा। यस अमित बोलिए। हेलो, सर, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर जैसे सर ये 300 400 500 ये सर क्या है ये? वो वाली क्लास आपने नहीं किया था क्या, जिसमें मैंने एलओडीज को एक्सप्लेन किया था? नो सर। ठीक है। सर कौन सा है वाच कर लूंगा ना सर। जो 13 पेज की पीडीएफ दिया है उसमें देखो नीचे दिया हुआ, बट अभी हमने एलओडीज की क्लास में नहीं लिया हुआ है, ठीक है। एलओडीज को पूरा ब्रीफ नहीं किया हुआ है, मतलब इंट्रोडक्शन तो अभी दिया अभी है, नहीं लिए सर। ब्रीफ नहीं दिया हुआ है। नहीं, क्लास हो गई है, बट वो जी क्लास ब्रीफ का नहीं जी हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कि हमने किस में क्या करना है ये हुआ है, ठीक है। तो मैं जी देखो सर, डिटेल नहीं हुआ अभी। चलो मैं कल या परसों में ये टॉपिक कवर करूंगा ब्रीफ में, क्योंकि और ये सर ब्रीफ टॉपिक है ये। वो मैं बोलो बोलो। ओके। और सर मैं वो आशीष होटल प्रोजेक्ट बना रहा था मैं, हम्म तो उसमें जो हम लोग अम्ब्रेला बनाते हैं ना वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है। और सर जो हम लोग बीआईएम ऑब्जेक्ट से जो पिक्स या कुछ फर्नीचर वॉल डोर विंडो जो ले रहे हैं सर, उसमें साइज छोटा नहीं हो रहा है, उसमें दो 3 डिग्री साइज नहीं हो रहा है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पैरामेट्रिक फैमिली, एक होती है नॉन पैरामेट्रिक फैमिली। अगर कोई चीज़ नॉन पैरामेट्रिक होगा तो चेंज नहीं होगा, पैरामेट्रिक होगा तो चेंज हो जाएगा। ये चेक कर लेना, क्योंकि सारे कंपोनेंट पैरामेट्रिक हो ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आप एक बार देखो उसमें अगर चेंज हो रहा है एडिट टाइप में जाके समझ जाओ ये होगा, वो पैरामेट्रिक है। चेंज नहीं हो रहा है तो रिमूव करके दूसरा लगा लो, यही तरीका होता है, ठीक है। ओके। और सर वो अम्ब्रेला लगाना था मुझे, कैसा जो है umbrella? ना सेकंड फ्लोर के टेरेस पे, वो बड़ा छतरी जैसा आता है ना गोल सा। हाँ हाँ हाँ, वो कंपोनेंट डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एक जी सर। कंपोनेंट मिलेगा तुम्हें लाइब्रेरी ऑटोडेस्क librarydavid.com, ठीक है, वहाँ पर मिल जाएगा अम्ब्रेला। 1 मिनट से बता दीजिए, लिख ले रहा हाँ, हूँ। उसमें डालना कैनोपी, उसको कैनोपी क्या है बोलते सर? हैं। लाइब्रेरी रैबिट, रैबिट। लाइब्रेरी रैबिट, ओके सर। उसमें डालना कैनोपी, उसको अम्ब्रेला नहीं बोलते, कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके जी, हाँ। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, अभिजीत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सबजीत बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर हम बता रहे हैं, हम जो प्लान पास करने के लिए जो ऑटोकैड में प्लान बनाता है हाँ, वो रैबिट में बना सकते हैं क्या, वो प्लान पास करने के लिए? नहीं, प्लान पास करने के लिए उसका फॉर्मेट DWG होना चाहिए, गवर्नमेंट उसी को ऑथराइज करती है, क्योंकि जो ड्राइंग सबमिट करते हो आप वो DWG को फॉर्मेट में ही अभी कंपलसरी हो गया है सबमिट करना, तो आपको ऑटोकैड फाइल उसकी बनानी पड़ेगी अगर अप्रूवल चाहिए तो। ना सर, हम तो ऑटोकैड में बनाकर वो पीडीएफ में बना सकते हैं, हाँ तो हाँ, वो रैबिट में बना सकते नहीं क्या? रैबिट में बिल्कुल बना सकते हो उस ड्राइंग को, बट अप्रूवल लेने के लिए आपको ऑटोकैड ड्राइंग सबमिट करना पड़ेगा। और सर रैबिट में जो प्लान बनाता है वो हम ऑटोकैड में प्लान को एलिवेशन और सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है, उसको कर सकते हो, बट वो एग्जैक्टली वैसा आएगा नहीं, IFC फाइल फॉर्मेट होता है, बट वो आपको प्रॉपर बनाने के लिए बनाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू ओके, सर। एंड क्या बोलते हैं, राजू जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नीतीश जी कुछ बोल रहे हैं? राजू पूछो आप, उसके बाद पार्थ आपका भी आते हैं। सर ये फैमिली कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं सर? फैमिली आप beamobject.com से कर सकते हो, पहली वेबसाइट। दूसरी वेबसाइट है revitcity.com। तीसरी वेबसाइट है क्या बोलते हैं libraryrabbit.com। चलो मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा तीनों वेबसाइट का, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। ओके, नीतीश शर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, एंड उसके बाद माजी साहब भी पूछना चाह रहे हैं। यस नीतीश बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
सर एलओडी सर, एलओडी एक मॉडलिंग के लिए होता है, एक बीम के लिए होता है ना सर, दो हाँ टाइप के होते हैं ना, हाँ, लेवल ऑफ डिटेलिंग एंड लेवल ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, यस। तो जो बीम के लिए होता है वो लेवल ऑफ डिटेलिंग। डेवलपमेंट होता है, और जो मॉडल के हाँ लिए जी। होता है वो लेवल ऑफ इन डिटेलिंग्स होता है। तो सर वो मॉडल में जो काम करेंगे सर उसका डिटेल लिखेंगे ना उसमें। यस यस। अभी कल का हम टॉपिक ही लेने वाले हैं एलओडी का, ठीक है। एलओडी की सारे जितने एलओडी 100, 200, 300, 350, 400, 500, इसको जैसे आज दिखा ना हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही ब्रीफ करने वाले हैं। कल या परसों हम करेंगे, और करेंगे। कुछ और डाउट है सर मुझे सर, प्रोजेक्ट से सर। हम्म सर जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाल पे क्लाइंब कर रहे होते हैं, चढ़ रहे होते हैं, हम्म। वो कैसे क्रिएट करेगी सर? वो और क्रिएट रैंप नहीं क्रिएट करके करना उसको था। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो वॉल जैसे कि हमने जैसे कि कंपाउंड वॉल बनाया बिल्डिंग के चारों तरफ, तो उस पे वो दिखाना है चढ़ते हुए तो वो आते हैं, वो कंपोनेंट मिल जाएंगे आपको revitcity.com पे सर मिल तो उसके लिए सर्च क्या करेंगे? ये जो सर्च करेंगे उसमें देखो कैसे होता है कि आपको लैंडस्केप सर्च करना पड़ेगा। तो लैंडस्केप से रिलेटेड revitcity.com पे सेक्शन है, उसमें लैंडस्केपिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी, जितने फ्लावर्स वगैरह हैं, सब एक साथ आ जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके अलावा इंस्केप सॉफ्टवेयर जो प्लगइन है उस पर भी अवेलेबल है, इंस्केप, ठीक है। तो सर इंस्केप तो मेरे में काम नहीं करता है। हाँ, तो जिसके में नहीं है और कंपोनेंट डाउनलोड करेंगे, जिसके में अच्छा इंस्केप अच्छा चल गया उनके बड़ा इजी है, इंस्केप में रखा है बस ले आके टिक 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 2 अच्छा। मिनट में लग जाएगा। और सर ये वाटर क्रिएट करना था, रैम बनाना था, ये तो ये सब चीज़ें कैसे? वाटर वगैरह यहाँ क्रिएट नहीं करते, वाटर वगैरह के लिए हमेशा प्लगइन यूज होता है, जैसे कि इंस्केप एक प्लगइन मैंने बताया ऐसे, हाँ जी। ठीक तो है। इंस्केप कहाँ से मतलब हम और लोग रैम बनाना, अभी बताएंगे इंस्केप कैसे कर सकते हैं हम। स्लोप तो स्लोप जा रहा है रैम्प के उसमें लिए तो बेसमेंट में। फ्लोर बनाइए। फ्लोर बनाने के बाद उसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके देखिए सब ज्वाइंट करके ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप उसको फ्लोर दे दीजिए, हाइट दे दीजिए, ऑटोमेटिक हाइट हो जाएगा फ्लोर से, ठीक है। और उसको सर एक बार थोड़ा बना के दिखा सकते हैं क्या? चलो दिखा देते हैं। माजी अपना क्वेश्चन पूछ लिए, लास्ट में इनको दिखा देते हैं, 2 मिनट लगेगा। हाँ माजी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर बोल रहे हैं कि जो ऑटोकैड में जो मतलब लाइसेंस की तो जरूरत नहीं होता है, मतलब जनरली तो सब कुछ वो क्रैक से ही काम चला लेते हैं। रैबिट से कोई दिक्कत होगा क्या, मतलब यस, अगर क्रैक्स? रेविट में भी क्रैक जितना ऑटोकैड में इम्पोर्टेंट है उतना ही रेविट में भी इम्पोर्टेंट है। ऑटोकैड का भी जो क्रैक चलाते हैं वो गलत होता है, रेविट का भी जो क्रैक चलाते हैं वो गलत होता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर सभी का परचेज ही करना एक राइट सोल्यूशन होता है, और किसी भी कंपनी के लिए आप करेंगे तो परचेज ही करके करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी। एंड राहुल सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, राहुल बोलो। गैस आपका मैं असाइनमेंट्स आपके ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से आप अपना असाइनमेंट्स देख लीजिएगा। और अमित आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अमित नो सर। हेलो। हेलो सर। तो अमित आप हेलो अमित सर, कुमार, सुनाई दे रहा है? हाँ जी अमित कुमार जी आप नहीं, अमित हजरा जी Good पूछ evening, रहे हैं। sir. गुड इवनिंग जी। राहुल थोड़ा सा वेट कर लेना, अमित के क्वेश्चन के बाद आप कर लेते Yes, गुड sir. इवनिंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अमित। सर। मैं बोल रहा था सर, G+5 में हाँ तो 5 लेवल बनाना पड़ेगा सर। फिर मान लीजिए मेरे पास 5 लेवल है, तो ग्राउंड फ्लोर को मैं लेवल 1 और ऐसे 2 3 करके 5 टेरेस तक मैं लेवल पे कॉपी करना चाहता हूँ सर। हाँ, तो सर वो सर कॉपी करेंगे तो पूरा एक साथ में कॉपी हो जा रहा है। वो कॉपी करते समय गलती हो जा रही है, सही से कॉपी नहीं हो रहा है। देखो जैसे मान लो ये मॉडल है, अब इन्होंने पूछा कि मुझे इसको रैंप बनाना है, तो रैंप बनाने के लिए क्या करना है, बस सेलेक्ट करिए, फ्लोर बनाया हमने, कैसे कुछ नहीं किया, फ्लोर बनाया, फ्लोर को सेलेक्ट करिए, मॉडिफाई सब एलिमेंट, ठीक है। मॉडिफाई सब एलिमेंट करेंगे, एक तरफ हाइट दे दीजिए। अब हाइट कितना है, रैंप की हाइट चाहिए आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। मैंने 10 फीट डाल दिया, इधर भी 10 फीट डाल दिया, इस तरीके से बस हो गया, आपका रैंप रेडी हो गया। अब लोग सर कैसे पता चलेगा, ये देखो किसी वैल्यूएशन में चले जाओ, ये देखिए आपका रैंप रेडी हो गया। अब आपने जैसे इनका दूसरा क्वेश्चन भी इसी में ले लेते हैं कि अगर इनको 5 फ्लोर पे जाना है, गैस कितने फ्लोर पे जाना है, 5 फ्लोर पे जाना है, जितने भी फ्लोर जाने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो इसमें बस क्लिक करना है सर 3D में दिखा दीजिए सर। हाँ दिखा रहा हूँ, एक बार इनको फ्लोर दिखा दूँ, ठीक है। 10 फीट, इनके बाद यहाँ पर जाओ, इसको कर दो 10 फीट, और उसके बाद यहाँ पे चले जाओ, ठीक है 10 फीट।
अब इनको हर लेवल पे ये चाहिए, ठीक है, तो कुछ नहीं करो, सेलेक्ट करो। देखो सेलेक्ट करते समय गलती क्या होती है स्टार्टिंग में आप लोगों से, जब सेलेक्ट करते हो ऐसे सेलेक्ट कर लेते हो, ये करोगे ना पता नहीं चलेगा और ये लेवल भी सेलेक्ट हो जाता है। हर किसी से ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होती है। तो करना कैसे है, प्रॉपर बीच से सेलेक्ट करिए और यहीं बीच में ही सेलेक्ट करिए केवल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन होता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कर दिया। फिर पेस्ट पे जाएंगे और यहाँ पर लिखा रहता है गाइस अलाइन सेलेक्टेड लेवल्स, अलाइन सेलेक्टेड लेवल्स। अब आपको कहाँ जाना है, लेवल 2 पे, और कहाँ जाना है 3 पे, तो कंट्रोल प्रेस कर लीजिए 3 के लिए, फिर कंट्रोल प्रेस कर लीजिए 4 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 6 के लिए, अगर 6 में नहीं चाहिए छोड़ दो, 5 तक के लिए। देखो रेडी हो गया, देखो एकदम परफेक्ट लेवल कॉपी हो गया। तो ऐसे आपको कॉपी करना है, ठीक है। आप 3D में देखना चाहें 3D में देख लीजिए, 5 रैंप रेडी हो चुके हैं। सर हाँ जी, स्टेप एक बार और रिपीट कीजिएगा प्लीज सर। कौन सा वाला, कॉपी वाला? सर यही स्टेप सर आपने बोला ना, यही बोला सर, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। नहीं कौन सा, वही तो पूछ रहा हूँ। इसमें आपको कॉपी करने वाला ऊपर तक, हाँ सर कॉपी करने वाला। देखो कुछ नहीं किया हमने, इसको डिलीट कर दो। सर ये क्या बना है सर आप? अरे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था रैंप कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो हमने रैंप को बनाने के लिए एक फ्लोर का सहारा ले लिया। तो और इन्हीं में दूसरा क्वेश्चन इनका था कॉपी कैसे करेंगे, तो कॉपी भी सिमेट कर लिया। बट सर ये तो रैंप नहीं है, अभी 3D में देखा मैंने। तो क्या है, फ्लोर लग रहा है सर। नहीं ये देखो ना, फ्लोर से ही रैंप बनाया, ऐसा है, ठीक है, ये फ्लोर से ही रैंप बनाया ना। इसको स्लोप देखो ना, 10 फीट का स्लोप दिया हुआ है इसको, ये दिख रहा है स्लोप, इसी को रैंप बोलते हैं, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट किया है कॉपी करने के लिए। सेलेक्ट करने के बाद नीतीश शर्मा जी आपको समझ तो आ सर गया? इसका यूज कहाँ पे होता है सर? रैंप बहुत जगह यूज करते हैं, हॉस्पिटल में यूज करेंगे, हाँ जी मैं समझ गया सर। चढ़ाई करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है, रैंप बहुत जगह यूज समझ गया। सेलेक्ट कर लो गाइस। सेलेक्ट करने के बाद पेस्ट पे जाओ, पेस्ट पे जाने के बाद अलाइंड सेलेक्टेड लेवल्स, लेवल 2 3 4 5, ओके, ये देखो बन गया। सर हर बार हमें एलिवेशन में ही जाके कॉपी करना है ना? यस एलिवेशन में ही जाके करना है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर कह रहे हैं जैसे हम ये बनाएंगे रैंप के लिए। हाँ विपिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज, राहुल सिंह का क्वेश्चन ले लो, फिर आप बिल्कुल पूछ लीजिए, इन्होंने हैंड रेज पहले किया है। यस राहुल बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। यस सर, अभी तो प्रॉब्लम ये आई थी सर, जैसे ये होटल वाला प्रोजेक्ट है ना आपका, हाँ और इसके पहले जो गर्ल्स हॉस्टल का था, तो गर्ल्स हॉस्टल में भी उसको रेडी कर लिया था सर, बट लेवल्स जो है वो उसकी लेवल्स की जो नंबरिंग रहती ना, वो पूरी ऊपर नीचे हो गई थी। वो देखो स्टार्टिंग में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में सबसे होता है। यस सर, और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जो आशीष होटल है ना सर, इसके लिए मैं हर एक इंडिविजुअल फ्लोर में क्रिएट कर रहा हूँ सर, क्योंकि इसके लिए कॉपी करूंगा तो फिर वैसे ही वो हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके करूँ सही से? यही सबसे इजी तरीका रहता है, क्योंकि हर फ्लोर को कितना बनाएंगे हम लोग, तो और सर अंडरले भी मैंने किया था, अंडरले से मैंने फ्लोर भी ऊपर लेके आया था, तो ड्राफ्ट उसका शो तो नहीं किया था, बट वो जो नीचे काम किए थे वो ऊपर थोड़ा थोड़ा शो किया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इसको फिर से इम्पोर्ट कर लेते, तो इम्पोर्ट किया तो ऊपर प्रॉपर वही प्रोसीजर सेंटर टू सेंटर हर चीज, लेकिन वो ऊपर साइड इम्पोर्ट हुआ उससे हट के। नहीं देखो इसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक चीज ऐसा होता है जो एक्सट्रूजन होता है, तुम लोग वहां तक पहुंचो, जैसे कि लेवल 1 पे कुछ बनाया, उसमें कुछ एक्सट्रूजन यूज किया है, तो गलती कहाँ होती है कॉपी करते समय, एक्सट्रूजन का लेवल तो रहता नहीं है, एक्सट्रूजन हल्का सा लेवल 1 पे रहेगा, 0 वाला लेवल 1 पे, या फिर लेवल 1 वाला लेवल 2 पे रहेगा। जब कॉपी करने लगोगे तो एक्सट्रूजन तो साथ में सेलेक्ट होगा। अब एक्सट्रूजन जो होता है जनरली कॉपी किए हैं ऊपर या फिर हल्का से ऊपर तक गया हुआ है, तो जब नीचे एक्सट्रूजन कॉपी करेंगे सारा सेलेक्ट हो जाता है, और सारा एक्सट्रूजन मतलब सारा लेवल सेलेक्ट हो गया, और सारा लेवल मतलब जब कॉपी किए तो सारा लेवल भी साथ में चला जाता है। यही सबसे ज्यादा गलती होती है सर। एक्चुअली में सर अभी वॉल में बात कर रहा था सर मैं, वॉल में यही होता है। देखो इसमें सही तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ वॉल डोर विंडो बना लो, अब डिजाइन मत करो, सिर्फ वॉल डोर विंडो बना के उसको कॉपी कर लो हर फ्लोर पे, ठीक है। अब जब अच्छा कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, सिर्फ वॉल डोर विंडो लगाओ, ठीक है। जब सब बन जाए उसके बाद डिजाइनिंग स्टार्ट करो, तो हमेशा एक बेहतर डिजाइन निकल के आता है। ओके सर, ओके सर। अच्छा सर, जो हम लोग फैमिली इंसर्ट करते हैं इसमें बेड और सोफा वगैरह, तो अगर वो मैंने इंसर्ट कर दिया है, अब
कॉपी करेंगे तो होगा या दिक्कत कॉपी आएगी? करेंगे तो बिल्कुल होगा, लेकिन कॉपी करते समय बहुत गलती हो जाती है। और बेड सोफा कोशिश करो कि अवॉइड करो लगाने को, उससे फाइल बहुत हैवी हो जाएगी, हैंग करेगा। प्लस क्या बोलते हैं, कॉपी करते समय क्या होता है, अब बेड क्या है, बेड लेवल से चिपका रहेगा नीचे एकदम से, है ना। जब सेलेक्ट करोगे उसके साथ लेवल भी सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर वो लेवल हर लेवल पर डुप्लीकेट हो जाता है। यही स्टार्टिंग में लोगों से गलती हो जाती है। ओके सर। इसको बाद में करना बेहतर रहेगा। हाँ राहुल कंप्लीट सर इन स्क्रिप्ट के बारे में समझे ना सर। बताता हूँ आलम। हाँ राहुल बोलो। ये सर, ये जो अपना मैंने जो अभी आपको बताया, ये ऊपर अपन करेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर अपन को अंडरले से अगर नीचे अपन ने ज्यादा वर्क नहीं किया है और ऊपर अगर अपन को पूरा देखना है, तो अगर इंसर्ट करेंगे अपन फाइल, तो फिर से वो ऊपर बताएगा, तो उसको सेंटर में प्रॉपर मैप में कैसे रखेंगे ड्राफ्ट पे जिसमें अपन ने काम किया है? ठीक है, सेंटर में रखने के लिए देखो बगल में एक्सटीरियर करके ऑप्शन है। एक्सटीरियर करके अगर ऑप्शन अच्छा। लोगे तो केवल बाहर आपकी वॉल रहेगी, अंदर की तरफ वॉल नहीं जाएगी। तो वो एकदम इजी तरीका होता है उसको इंस्टॉल करने का, उसी से आपको वो क्या है install सर, जो अंडरले में जो ड्राफ्ट आया था जिस पे अपन ने वर्क किया था, उस पे उसके ऊपर जो मैंने इंपोर्ट किया था, वो इंपोर्ट वाली फाइल उससे ऊपर हटके लगी थी। हाँ, वो ये स्टार्टिंग है। में होता है, सबसे होता है, लेकिन जब एक बार हाथ साफ हो जाता है ना तो फिर वो बहुत क्लियर हो जाता है वो। ठीक है, स्टार्टिंग में भी गलती होंगी, 1-2 प्रोजेक्ट में और हो सकता है गलती हो, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट पहली बार कर रहे हो ना, इतना बड़ा, तो Yes, sir. फिक्स है कि सबसे होता है, हमसे भी होता तो है, आपसे कॉपी भी टू होता है। क्लिपबोर्ड सही से करें सर, 20 से करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसे ही वर्क किया जाता है ना ऐसे सर, ही इंडिविजुअल नहीं किया जाता ना, बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे में। इंडिविजुअल में बहुत टाइम जाएगा ना, इंडिविजुअल करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, यस सर। ओके जी Thank you, sir. ओके जी विपिन वर्मा जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। अंसारी बस थोड़ी देर में आपका क्वेश्चन लेते हैं। यस विपिन वर्मा। हाँ सर, हम ये कह रहे हैं जैसे रैंप के लिए आपने एक सिंपल फ्लोर बना दी, हाँ